नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है नशा। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा एक लिखित कहानी है। कहानी नशा में संपत्ति और बड़प्पन के इसी नशे के प्रभाव का चित्रण हुआ है। कहानी का उद्देश्य इस मानवीय कमजोरी पर प्रकाश डालती है। कहानी के कथानक का यह प्रमुख तत्व है। नशा प्रेमचंद्र की एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। आओ कहानी को पूरा सुने और उसका आनंद उठाएं। आज की कहानी नशा। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था। मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं एक जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बांझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावत उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील ही न थी। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे। लाचार दलील थी। किसी मानुष्य या नैतिक नियम से ये इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध नहीं होता। मैं इस वाद विवाद में गर्मा गर्मी में अक्सर तेज होता था, लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हारकर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद उसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, उसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, या दूध जरूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी। पर दोस्तों से वह, विशेषकर मुझसे, उसका व्यवहार सौहार्द्य और नम्रता से भरा हुआ था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरता पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर हो ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब के दशहरे की छुट्टी में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए ही न थे और न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी नहीं चाहता। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के पास परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। उसने उसके साथ भी कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना है। वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मुआवजा मिला और बिगड़ जाएगा। मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो असमिया पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वरी ने असमियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारी का कहीं पता नहीं लगेगा। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र न किया था। अब की सेकंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन पर जा पहुँचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से
पारखी खानसामों की यह पहचानने से देर लगी कि मालिक कौन है और पिछलंगू कौन है, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को वो वेतन मिलता था, उससे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम और इकराम में मिल जाता। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ही नहीं दे दी। फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की उपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब दौड़ते थे, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचते हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों में ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब, हम हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद उनसे भी ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच में इतने अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और अदब तो उसके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली। डाक थी। प्रयाग से चलती तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगारों ने हमारा लगेज उठाया और दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था और रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम हरक। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कोवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद पढ़ता हूँ, नहीं कब का लखनऊ आ गया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया, उनके घर से कई तार आ चुके हैं, मगर मैंने इनकारबाजी जवाब दिलवा दिया। आखिरी तार तो एजेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहाँ से भी उनका जवाब इनकारी हो गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित जाने की चेष्टा करते जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर से कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवाय कुछ पहनते नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूँ कहो कि राजा है, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर अब की सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़कर आए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव तो बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चंगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाड़े की मिर्जी और चमरोंदे के जूते पहने बाजारों में घूमते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए और उन्हीं से 10 लाख से कॉलेज खोल दिया गया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यप्रद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं इस काल्पनिक वैभव के समीप आता जा रहा था। मैं सहसवार तो नहीं था, हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़े पर सवार हुआ हूँ। यह देखा तो 2 कलास रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े हैं। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर बोटियाँ काँप रही थी।
मैंने चेहरे पर सिकन न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पैर तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है। ईश्वरी का क्या घर था, किला था, इमामबाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलते हुए, नौकरों का कोई हिसाब ही नहीं। एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरे परिचय कराया, उसी अतिशोक्ति के साथ। ऐसी हवा बांधी कि कुछ ना पूछिए। नौकर चाकर नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मुट्ठी क्यों फलीद करने में लगे हो। ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर के बाद नई हमारे पांव दबाए न आए और कुंवर लोग स्टेशन से आए। थक गए होंगे, ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबाओ। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पैर दबाए हों। मैं उसे अमीरों के चोंचले और रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठमर्दी और जाने क्या क्या ईश्वरी का परिहास किया करता था। और आज मैं पोतंडों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छाटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहनते मेज पर जा डटते थे। यहाँ पांव धोना अवश्य था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए, कहार ने उसके पांव धोए। मैंने भी पांव बढ़ा दिए, कहार ने मेरे भी पांव धोए। मेरा यह विचार न जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर करते थे, कहीं मछलियों या चिड़ियाओं का शिकार खेल रहे थे, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे थे, कहीं शतरंज पर जामे। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनाता। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की जरूरत ही नहीं थी, केवल जबान हिला देना काफी था। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़े हैं। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला महसूस हुआ। भीतर से बाहर तक मेरे झांक थी। नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज न हो जाए, बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय हो गया है। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बनने पर मजबूर हो गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछाने लगे, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावना बिछाए, उसकी महानता में बट लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हुई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा, कोई 11:30 बजे होंगे। बड़ा मुँहलगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध ही न रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसा डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गए हुए थे। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर ही रखा हुआ था। दिया सलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं?
मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था जी, इधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र नहीं कि लैंप को जला दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों के यहाँ कैसे गुजर होती है। मेरे यहाँ घंटों भर निर्वाह नहीं। यासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेले देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार, तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, और जमींदारों के रहने की ज़रूरत ही क्या है? यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और करते ही क्या हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार, सब जमींदारों की ज़मीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी ज़मीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। जो ही स्वराज्य हुआ अपने इलाके की असमियों के नाम हिब्बा करा देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी ज़मीन दे दो तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सीखकर अपना ड्राइवर बना लूँगा। सुना, उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने को तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव से बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला। जी तो चाहता था कि हर एक नौकर की अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ था। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई थी। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट ही रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक ना सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेट लेट कर और जा रहे थे सिकुड़े हुए। पहलू बदलने की जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे थे, वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ कर रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी एक अन्याय करे तो अदालत की गर्दन दबा लेते। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दबाव कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा हुआ था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। उससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह पर अपनी गठरी से रगड़ा मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछारें पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे से क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा। मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता।
क्या कसूर था बेचारे का? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं थी। खिड़की पर जरा सांस लेने जा खड़ा हुआ तो इस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज्य है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन में घुसन तो पावत नहीं, उस पर मिजाज, इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, वॉट इन इडियट यू आर बर्ड। फिर तुम कितने मूर्ख हो। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। धन्यवाद। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पीसफुल कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।